हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के 2018 के 13 अगस्त 2018 के तीसरी शिफ्ट का पेपर। ओके, तो इस पेपर का सारा हम एनालिसिस करेंगे। इसमें कैसे कैसे आपके जीके के या फिर रीजनिंग या फिर मैथ के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ओके, तो दोस्तों इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी आपकी रेलवे या फिर एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बात आपकी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे के एसएससी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपस में अदला बदली कुछ ना कुछ क्वेश्चन का पैटर्न करते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और जो आरआरबी एलपी के लिए जो आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो ना, तो उसके लिए तो हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है ना, तो वो सारे लोग ज़रूर लास्ट तक देखना। चलिए, और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आएगा। पहला ही क्वेश्चन दम धड़ाकेदार है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि तरल पदार्थ से भी गुजर सकती है, वायु से भी गुजर सकती है और ठोस पदार्थ से, लेकिन जो वायु होती है वो निर्वात से गुजर नहीं सकती है। और निर्वात में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल नहीं होते हैं, कोई भी जो है तो कण नहीं होते हैं जिसके माध्यम से वायु जो है तो आगे प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों निर्वात में जो है तो वायु आगे प्रवाहित नहीं हो पाती है, वो नहीं गुजर पाती है। अगर यहीं पर बात होती सूर्य के प्रकाश की या फिर किसी के भी वस्तु के प्रकाश की, तो वो है दोस्तों किसी भी जो है तो माध्यम में गुजर सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती, निर्वात हो या कोई भी माध्यम हो तो आसानी से प्रकाश गुजर सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर एक जो है तो बनाना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि एक बहन है एक्स और दूसरी हो जाएगी x+3 ईयर की, 3 साल के गैप में जन्म ले रही है। x+6 हो जाएगा एक का, x+9 हो जाएगा और x+12 हो जाएगा। ओके, और इन सभी का योग कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। वहाँ पर बोला भी गया है कि 5 बहनों का जो आयु का योग है कितना है, 50 साल है। ओके, तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ऐड आपका कितना आ जाएगा, 5x प्लस, और यहाँ पर 6×3 = 9 और 9×2 = 18, 18×20 = 30। ठीक है, उस ये तरफ 30 आ जाएगा, ये 50, तो 5x = आपका 20 हो जाएगा और x = आपका हो जाएगा 4। ओके, तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपकी क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। तो सबसे बड़ी बहन की आयु यहाँ पर है x+12। ठीक है, तो x+12 है, x+12। अब x की वैल्यू आपकी 4 है, तो 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई। ओके, तो इसकी रचना दोस्तों किस में की गई थी, देखते हैं, तुर्कस लैंग्वेज में। ठीक है, तो बाबर नामा किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तुर्कस लैंग्वेज में, जिसमें बाबर जो है तो बाबर की जो है तो आत्मकथा थी। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे दोस्तों आप कार्पल कहते हैं। ओके, कार्पल बोलते हैं, आप याद रखना, किसी फूल के मादा प्रजनन। ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसके हिस्से को क्या बोला जाता है, अंडक बोला जाता है, कार्पल बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। ठीक, अगला इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। 5वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि रुक जाइए थोड़ा सा, क्वेश्चन में दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में कई लोग कई बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हम बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है किसी सुबह एक्स और वाई, यानी कि सुबह की बात हुई, यानी कि ईस्ट साइड दोस्तों क्या होगा, आपका सूर्य होगा सुबह। ठीक है, पूरब से उगता है, और एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय वाई की छाया एक्स की दाहिनी ओर पड़ती है। ठीक है, तो वाई की छाया, मान लेते हैं कि वाई इधर पर है और एक्स इधर खड़ा है। ठीक है,
ये आपको दिमाग लगाना कि कहाँ पर खड़ा करें, या फिर ऐसे ऐसे आप खड़े करते तो वाई की छाया तो यहाँ पर डायरेक्ट उसके फेस पर पड़ती है एक्स के, या फिर अब अगर आप ऐसा भी खड़ा करना चाहते तो एक्स की छाया जो है वाई की फेस पर पड़ती। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि उस समय वाई की छाया ये हो जाएगी, ठीक, वाई की छाया इस साइड बनेगी और वाई का जो फेस होगा इस साइड होगा, और दोनों लोग मिल रहे हैं ना तो दोनों का फेस आमने सामने होगा ना। तो जो एक्स की वाई की छाया होगी एक्स की किस साइड बन रही है, दाहिनी साइड, क्योंकि वो एक्स आपका जो है तो साउथ तरफ देख रहा है, दक्षिण की तरफ, तो उसका दाहिना क्या हो जाएगा, राइट, ये इस तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका जो है तो बन गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स किस दिशा की ओर खड़ा है, तो एक्स किस दिशा की ओर खड़ा है, तो एक्स का जो चेहरा है किस साइड है आपका, दक्षिण की तरफ। ओके, यहीं पर पूछता कि वाई किस साइड है, तो वाई आपका नॉर्थ साइड हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। तो उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है आपकी, वो देखते हैं, हॉर्स पावर। ओके, तो जो उद्योगों में दोस्तों यूज होता है ना पावर, शक्ति, ठीक है, तो उसको हॉर्स पावर में अपन लोग काउंट करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है। ओके, तो दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है दोस्तों, यौगिक कंपाउंड बनता है, ठीक। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दो या दो से अधिक तत्वों के योग से आपका क्या बनता है, कंपाउंड, यौगिक। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सभी आकृतियों को चुनें, ठीक है। तो यहाँ पर सही आकृति को चुनना है, ठीक है, सही आकृति को यहाँ पर चुनना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या था, ट्रायंगल था, उसके बाद जो है तो इसके बीच में एक तो लाइन कर दी, उसके बाद इस ट्रायंगल को भी हटा दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये था फिर ये हो गया, इसके बाद ये आया ये आया, तो अब बचेगा क्या, क्या बचेगा बताइए आप। देखो इधर पर ट्रायंगल था, इसको हटा दिया, ठीक, और ट्रायंगल के साथ में ये डंडा जोड़ दिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा है वो इधर पे आ जाता है, ठीक है, ये समझ गए अपन लोग, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ेंगे ना इसमें, इसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ रहा है वो इधर आ रहा है, ठीक। तो एक्स्ट्रा पार्ट इसमें केवल ये जोड़ रहा है, क्रॉस, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए राइट। ओके, समझ गए होंगे सभी लोग, डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो दोस्तों चालक में विभवांतर बनाए रखने में कौन सा मदद करता है, सेल या बैटरी। जब भी दोस्तों आपका कोई परपद बना होता है और आप उसमें दोस्तों क्या जोड़ देते हैं, बैटरी या सेल कुछ भी जोड़ देते हैं, तो ये दोनों सिराओं के बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर बना रहता है, वो किसकी वजह से, ये फिर बैटरी या सेल की वजह से। ओके, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अमीटर का दोस्तों यूज़ किस में करते हैं, वो दोस्तों आपकी विद्युत प्रवाह की जो है तो धारा को मापने में किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रीजनिंग का है। यहाँ पर इसमें बोला गया है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा आप देख रहे हो कि 5 से 7 हो रहा है, 7 से 11, 11 से 17, ठीक है। तो इधर +2 हो रहा है, इधर +4 हो रहा है, और इधर +6 हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगला जो है तो प्लस क्या होना चाहिए, +8 होना चाहिए। तो +8 होगा तो 25 आएगा, और 25 से तो दो ऑप्शन बन रहा है, चौथा भी है और दूसरा भी है, ठीक है। तो ये जो दोनों रॉन्ग ही हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर ई है, एफ है, एच के, यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 6 हो रहा है, फिर 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, के हो जाएगा, और के में 4 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो 25 और ओ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गियरमा, किसी टंकी को खाली, ठीक है, किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है। तो एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, और जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला। इफिशियंसी इनकी निकाल लेंगे, नए टंकी की क्षमता निकाल लेंगे, तो कितनी हम ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। ओके, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5, और ये दोस्तों भरने वाला है तो इसकी इफिशियंसी प्लस में रहेगी, और ये खाली करने वाला तो इसकी इफिशियंसी माइनस में रहेगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई, ये तो हो गया यहाँ तक। जब टंकी आधी खाली होती है, यानी कि 10 मिनट जब वो खाली होती है, तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो 10 मिनट दोस्तों क्या होगी, वो जब आधी खाली होगी तो मतलब कि आधी भरी भी होगी, 10 मिनट भरी होगी। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि दोनों पाइपों को जब एक साथ खोला जाता है, तो जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा
तो कितने की एफिशिएंसी इनकी काम आएगी। एक साथ खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस का 5 है, ये माइनस के 2 से खाली करेगा, ये प्लस के 5 से भरेगा, तो यानी कि 3 की एफिशिएंसी से वो भरेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कर लेते हैं अपन 60 का मल्टीप्लाई, क्योंकि घंटे में निकलेगा मिनट में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 20, यानी कि 200 मिनट आपका जो है तो आंसर आएगा। 200 मिनट यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका 12वां है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो कीटाणु रहित दोस्तों करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन से मिलकर बनता है ये ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो सभी 3 खेल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है कि कबड्डी खेल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और तीनों खेल खेलने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, कौन सा, एस। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एस। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर त्रिभुज, देखो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है ये, त्रिभुज ABC में समकोण B है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हम सबसे पहले बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज फ्रेंड्स बनाते हैं। ये यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, ये त्रिभुज हमने बनाया, मेरे हिसाब से वो बनेगा नहीं अब आगे, इसको ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक है, ये कर्ण हमने डाल दिया। अब इसमें बोला गया है कि इसमें समकोण कौन सा एंगल है, B है। ठीक है, तो ये आपने A, B और C ले लिया। ठीक, और यहाँ पर बोला कि BC आपका कितना 15 सेंटीमीटर, तो BC आपका 15 सेंटीमीटर ले लीजिए। उसके बाद AB आपका कितना है 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का परिवृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो 8, 15 और यहाँ पर ट्रिपलेट यूज होगा। ठीक है, 8, 15, 17। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि यदि त्रिभुज ABC का परिवृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवृत्त यानी कि ऐसा कुछ बाहर इसके जो तो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बोल रहा हूँ, सर्कल। ओके, ऐसे, तो इसका आपको रेडियस बताना है। इसकी रेडियस कैसे पता करेंगे अब आप। ठीक, इसके लिए फ्रेंड्स फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला इसका अच्छा होता है, क्या होता है, आई थिंक फार्मूला भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप देख लेना। इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन दिख जाए कैसा है, इसलिए अच्छा रहेगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। तो कार्बन का यौगिक नहीं है दोस्तों यहाँ पर क्या है, डायमंड। बाकी कार्बन का जो है तो यौगिक है आपका संगमरमर है, चौक है और डोलोमाइट भी है, लेकिन जो है तो डायमंड आपका क्या नहीं है, कार्बन का यौगिक नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक शर्ट में हमेशा एक कॉलर होती है कि बटन होती है, बटन तो कई होती हैं, जेब भी होती है, कपड़ा होती है। ठीक है, कॉलर के भी देखो ये तो अच्छा लाजवाब है क्वेश्चन। एक शर्ट में हमेशा एक होता है, तो हमेशा कॉलर तो नहीं होता, हमारे शर्ट में तो नहीं है भाई कॉलर। ठीक है, और बटन भी होता है। ठीक है, हमेशा एक होना चाहिए, तो कई होते हैं। जेब भी होता है, मतलब कि फिट बैठाना, कि फिट फिक्स बैठ जाए। लेकिन एक जो है तो शर्ट में हमेशा क्या होता है, फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, बिना कपड़े के तो बनेगी नहीं शर्ट। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग क्या करते कि इसमें क्या लगा के आ जाते, जेब या फिर कॉलर। ठीक है, ये ऑप्शन लगा के आ जाते, लेकिन आंसर होगा आपका कपड़ा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि किसी घन के किनारों को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन इतने वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारों की लंबाई क्या होगी। ओके, तो आप चाहें तो दोस्तों इसको ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हैं, और बाकी तो आप उस तरह ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उसमें थोड़ा टाइम ही लगेगा। ओके, यदि किसी घन के किनारे को मान लेते हैं, पहले उसका घन का किनारा था x, अब हो गया x+2। ओके, तो अब कितना आयतन उसका बढ़ जाता है 448। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, x+2 की पावर 3 माइनस x की पावर 3 इक्वल टू 448। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है आपका x की पावर 3 प्लस 8, ओके, प्लस 6x प्लस x+2
ओके, माइनस का x की घात 3 इक्वल टू 448। इसको इससे काट देते हैं अपन लोग, और इस पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² प्लस 12x और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 440 बराबर 0। आप चाहें तो इसको 6 से भी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, ठीक है, 2 से काट सकते हैं आप। 2 से काटेंगे तो 3x² प्लस 6x माइनस ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है कि 22 यानी कि 660 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और माइनस करने पर 6x, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप इतना झमोला नहीं करें, ठीक है। आप सिंपल सा क्या करें कि ऑप्शन उठाएं, वहीं से सीधी करने चले स्टार्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर अगर उसका 8 होगा ना तो 512 तो उसका ये हो जाएगा पहले का आयतन, ठीक है। अगर यहीं पर दोस्तों इसमें 10 का कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 हो गया, 1000 हो जाएगा इसका आयतन, ठीक है, 2 बढ़ा के। तो यहाँ पर 512 घटाएंगे तो सिंपल सा 448 आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी उसमें कैलकुलेशन में आपको टाइम लग सकता है, गुणनखंड ढूंढने में काफ़ी देर, ठीक। इसका मिरर इमेज फाइंड करना है तो आप सिंपल तो देख रहे हैं कि ये उल्टा तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इनमें और इनमें से होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइनें आपकी दोस्तों इस साइड इस तरह हैं, तो लाइनें तो इसी तरह रहेंगी, तो केवल इस ऑप्शन में लाइनें, ठीक है, इसमें इस तरह हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ओके। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो आप याद रखना 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ओके, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बल के समीकरण में F किसके बराबर है, ठीक है। बल के समीकरण में दोस्तों F किसके बराबर है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। तो बल के समीकरण में दोस्तों F किसके बराबर है, आपका ma के, ठीक है। सभी लोग जानते होंगे कि फोर्स होता है जो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बराबर ma होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का, इससे तो ऊर्जा का है। ये P बराबर mv यानी कि संवेग का है, और ये न्यूटन की गति का पहला समीकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा एनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है, और इसमें बोला गया है कि 62,500 पर 21% की वार्षिक दर से एक सही, मतलब कि यहाँ पर 1.5 वर्ष की बात की गई है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, ओके। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन आपका अच्छा रहने वाला है, तो इसको फ्रेंड्स आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना पड़ेगा, ठीक। तो 1.5 वर्ष की बात हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहले वर्ष में ब्याज क्या मिल जाएगी आपकी, 100 से 121, ओके। और जो दूसरे वर्ष में ब्याज मिलेगी वो आधी होगी, ठीक है, यानी कि 21/2, ठीक। और ये ठीक है 200 से, यानी कि 200 से कितनी हो जाएगी, 221, ओके। इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, ओके। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 और 4 0 आ जाएंगे, और 1 2 इतना आ जाएगा, और इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई फ्रेंड्स आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अच्छा है ना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो इधर पर आप देख लीजिए कि 1 2 1, और यहाँ पर 2 4 2 2 4 2, ओके। तो 1 और इधर 4 हो जाएगा, इधर 6 7, और इधर 6 और इधर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 6741, 6741, यानी कि इसको हम इसके बराबर कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लगभग दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, 6200
सॉरी 625 बटे कितने हो जाएगा 200, ठीक है। 625/200 आप 25 से काटेंगे तो 25 से 25 ये चला जाएगा, 25 8 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 25/8 का इसमें जो है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 8 64 होता है, बचा 3, 8 चौको 32 होता है, और बचा आपका 2, और 8 यहीं 24 इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ओके। तो लगभग आपका आंसर आएगा या इधर से, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो कर लीजिए आप। देखो कितना आ रहा था, 8 चौको 32, 2 और 8 दूनी 16 आएगा, ठीक है। बचेगा 5 और 8 छंग 48, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपका 25 बचा, ठीक है ना। तो 842.6 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि 842.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 और बटे में 4, 25 को 100/4 लिख सकते हैं ना। आप इधर को इसमें डिवाइड करिए तो 2 बार जाएगा, और 4 एकम 4, ठीक है। तो ये गया, और यहाँ पर हमारे एक्स्ट्रा आ रहा है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई गलती की नहीं है हमने। 8 चौको 8 64 3, ठीक ठीक है किया। बाकी कहीं पर रॉन्ग भी हो सकता है, चलिए बाद में इसको देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बाद में आप कमेंट करके बताना कि आपसे बना कि नहीं बना, ओके। इस क्वेश्चन को आप देख ही रहे होंगे कि जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो अन्वेषण दोस्तों खोजने से संबंधित है, चहलकदमी किससे संबंधित होगा आपका भ्रमण से, ठीक है। जब चहलकदमी आप करेंगे तो भ्रमण कर रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, तो दिल की धड़कन दोस्तों स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, मतलब कि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, दिल की धड़कन पर वो कभी भी बंद हो सकती है और आप टपक सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 25वां, स्पष्ट स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होता है, जो है तो 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देना। किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या क्या होगी। तो किसी संख्या का 32% आपका अगर 80 है तो मान लेते हैं वह संख्या फ्रेंड्स आपकी क्या है, एक्स है। उसका जो है तो 80/32 मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा। तो 8 चौको 32 इधर से आ जाएगा, और इधर से आपका 250 हो जाएगा, ओके। तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो सतनाम सिंह भामरा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो मेंडलीफ ने दोस्तों ऐसा बोला था, ओके, कि तत्वों का जो गुणधर्म होता है उसके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है, ओके। इसलिए तो दोस्तों मेंडलीफ ने जो आधुनिक सारणी बनाई थी ना, उसने क्या किया था कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसके बढ़ते हुए क्रम में जो है तो तत्वों को संजोया था। बाकी जो बाद में मोजले की जो है तो सारणी आई थी ना, तो उसने क्या किया था कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को संजोया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, इनमें से एक संख्या इतनी है 2.5, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगी आपकी, ओके, हाँ 16। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है आपका 10 अल्फ़ा इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जो 10 माइनस कोट इक्वल टू आपका क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा आपका 10 अल्फ़ा का वैल्यू √2 - 1 और -1/√2 - 1। क्यों ऐसे किया हमने, क्योंकि जो है तो कोट जो है तो 10 का उल्टा होता है, सभी को पता ही होगा, ओके। तो इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो √2 - 1 और माइनस हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो ऊपर दोस्तों √2 + 1 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर पर दोस्तों आपका √2 से √2 कट जाएगा
और माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी, तो ठीक है, तो ये किसने लिखा था? तो राइज ऑफ शिवगामी, तो ये आपका आनंद नीलकंठ जी ने लिखा था। दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें। ठीक है, तो यहाँ पर वक्तव्य और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, और निष्कर्ष क्या है? मनुष्य को एक दिन मरना ही मरना है, तो ये तो राइट हो जाएगा। ठीक है, और मौत किसी भी समय आ सकती है, ये भी राइट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये देखो दोनों सही हैं। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ओके, यदि 192 पेन का क्रय मूल्य आपका 10 रुपये है, तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? ठीक है ना। तो 192 पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? 10/192, तो 5 रुपये में कितने जो है तो आपको क्या बोलेगा? 5 रुपये में कितने पेन, 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? देखो 10 रुपये में इतने 192 पेन खरीदे जा सकते हैं, तो 5 रुपये में यानी कि उसका आधा ही निकालना है ना, तो 96 हो जाएगा। 96 दूनी 192 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के लिए वाराणकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने? ओके, तो ये दोस्तों आयरलैंड, लेकिन ये दोस्तों क्या है? पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, इसको हटाइए आप। निम्न चित्र के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थिति चित्र के, यहाँ पर आपको यहाँ पर संबंध बताना है कि देखो चित्र आधार पर अनुपस्थित खरगोश, और ये सीप है। ठीक है, और ये परिवहन के लिए जिसको यूज करते हैं, इधर बैलगाला के गाड़ी बैल का यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन में बोला गया कि किसी थैले में कुछ लाल ए, पीले बी और हरे सी टोकन रखे हैं। यदि ए बी 3:8 और बी सी 6:13, तो ए बी सी का वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है ना। तो आप सिंपल सा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ए बी का आपका अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:8, और यहीं पर सी का जो है तो अनुपात दिया हुआ है 6:13। ठीक है ना। तो आप केवल क्या करिए कि इधर 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, और इधर 4 का नहीं 3 का करिए, इधर 3 का करिए, ताकि बी जो बराबर हो सके ना, बी को बराबर करना क्योंकि कॉमन है। इधर 4 का करिए। ठीक है ना। तो इधर 9 हो जाएगा, और 9:24 और अनुपात 64। ठीक है, तो 9:24 या 64 52 4×52। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ये देखो क्वेश्चन नहीं है सही, करंट अफेयर्स का था। एक रेलगाड़ी स्थिर से आरंभ होकर जो है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 मिनट में प्राप्त करती है। एक रेलगाड़ी स्थिर से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 5 मिनट में प्राप्त करती है, तो त्वरण समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर त्वरण सबसे पहले हम निकालना होगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, प्रारंभिक वेग बटे क्या होता है? टाइम, कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर 90 जो है तो ठीक है, 90 की पहले स्पीड अब हो गई थी, अब मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो सबसे पहले 90 को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 25 माइनस 0 विरामावस्था में थी बटे कितना टाइम ले रहा है? 5 मिनट का। ओके, और इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आप करेंगे? ठीक है ना। तो आप चाहें तो दोस्तों क्या कर सकते हैं कि एस बराबर भी आप लगा सकते हैं इसमें। एस बराबर क्या होता है आपका? यूटी आपका 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग स्थिर अवस्था में थी, 1/2 एटी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ए। ठीक है,
ये आपका क्या आया था, यहाँ पर हमने पहले निकाला भी था 25 आया था ना, 25/5 × 60, ठीक है, यानी कि 5/60 आएगा, 5/60 और मल्टीप्लाई t² यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 30 के स्क्वायर यानी कि 900। 30 के स्क्वायर क्यों भाई साहब, 300 के स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर आता कि नहीं आता। इससे ये काट दिया और 15 छक्का 90, 1500 ओके। इधर से इसको काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 750 और मल्टीप्लाई 5 तो 0 5 25 5 35 2 37, ठीक है। और ये मीटर में है तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3.75 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए समझ गए होंगे सभी लोग, एक्सलेशन वहाँ से निकाला पहले हमने, फिर वहाँ पर न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण पे रख दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, ठीक है। कथन पी क्यू और आर क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है आपका कि जो आपके पी क्यू आर के मान क्या है, ठीक है। तो पी क्यू आर के मान आपको निकालना है, तो आप इधर से तो केवल पहले कथन से तो निकाल नहीं सकते हैं, ओके। और यहाँ पर पी आपको दिया हुआ है, पी माइनस की इतना दिया हुआ है और आर और पी इधर दिया है दोनों, ठीक है। तो इससे भी नहीं, केवल आप पी क्यू आर के वैल्यू अब अगर आप दोनों का यूज़ करते हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, वो देखने वाली बात होगी। p² + q² + 2pq = 16, ओके। अब इधर आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से आपका p - q बराबर है आपका 4 और r/p = 2:1, ठीक है, rp, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आंसर इसमें दोनों से नहीं आ पाएगा, देखते हैं। ओके, आ जाएगा, ठीक है। अब आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों समीकरणों को, तो आपका जो है तो दोनों ही कथनों से आंसर आपका आ जाएगा तीनों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रस्तुत आंकड़ा एक्स शहर में 2017 के 6 महीनों में मोटरसाइकिल और कुल वाहनों के पंजीकृत की संख्या जो है तो 1000 दर्शाता है, ठीक है। नोट में पहली संख्या मोटरसाइकिल और दूसरी संख्या कुल वाहनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो मई से जून तक 2017 तक मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मई से जून तक की बात हुई ना, तो मई से जून तक का महीना पहले पकड़िए आप, मई और जून ये रहा आपका, ठीक है ना। तो मोटरसाइकिल की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 17 पहले थी, अब कितनी हो गई 28, ओके। तो 7 की बढ़ोतरी नहीं हुई है, कितने की बढ़ोतरी हुई है 11 की, 11/7। अब इसका आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 17 का डिवाइड करेंगे तो आपका 17 अपना भाई 17 छक्का यानी कि 5 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। देखते हैं आपका आंसर क्या गिवन है, लेकिन आपका आंसर जो है तो 6 पॉइंट, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, क्वेश्चन यही बोला गया है ना, जनवरी 2000, ओके, मई से जून तक 2017 तक मोटरसाइकिल पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 11 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, तभी तो 28 हो रहा है। इधर पर क्या बोला गया कि चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल और दूसरी संख्या कुल वाहनों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। तो मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई,
64.7 दिया है। ओके 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 ओके, समझ गया क्या क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 11/17 था ना, अब इसका परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक है, तो 1100/17 है। मैं सोच रहा था 1000 है उधर, तो इसलिए नहीं आ रहा। तो 17 छक्का 102 आ जाएगा आपका, इधर 8 आ जाएगा, और 17 चौको 17 का 17 देंगे, 17 चौको 68। ठीक है, तो 64 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगे। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों उसकी जो है तो v माइनस यू की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 घंटे लगते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके। अगला है, जबकि धारा के साथ चलते हुए वह दूसरी दूरी को तय करने में सिर्फ 5 घंटे का समय लेता है, यानी कि v प्लस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। तो नाविक की गति, शांत जल में नाविक की गति, यानी कि आपको v की वैल्यू बताना है। अब v की वैल्यू बताना तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2v बराबर आपका 13 हो जाएगा, v बराबर 6.5 आपका आंसर आ जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनाहिम यूएस में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भी दोस्तों इस तरह का फिगर आए तो इसमें आपको ग्रुप फाइंड करना पड़ता है 3-3 अंकों के। ठीक है, तो यहाँ पर समूह बनाइए। ठीक है, तो समूह कैसे हम बना सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से समूह कैसे बनेंगे, 3-3 भुजाओं के। देखो ये त्रिभुज बन गए, तो यानी कि 369 वाला एक हो जाएगा, 369 वाला। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आप 4 भुजाओं वाले पकड़ सकते हैं, ये। ठीक है ना, 1 4 और 7। उसके बाद जो है आपकी क्या है, 3D आकृतियाँ। ठीक है, 3B माई वाली, तो 2 5 8 2 5 8। ओके, तो आपके इस तरह से आंसर बनेगा 147। ठीक है, 2 5 8 3 6 9। ओके। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, जो कवक होता है आपका फंगल होता है, उसकी जो सेल वाल होती है वो दोस्तों काइटिन की बनी होती है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो सेल्यूलोज की दोस्तों किसकी होती है, सेल्यूलोज की दोस्तों आपकी होती है पेड़ पौधों की। ठीक है, पौधों की जो सेल वाल होती है वो आपकी होती है किसकी, सेल्यूलोज की। ओके। और सेल वाल दोस्तों आपके जो है तो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाई जाती है, जीवों में। ठीक है, दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त, यहाँ पर भी देखो वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पर फिक्स बैठाना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा। एक राजा के पास हमेशा डैश होता होगा होगी, मंत्री होगा, ये तो नहीं कह सकते, क्या पता बिना मंत्री की भी चल सकता है राज। एक राजा के पास हमेशा राज्य होगा, तभी तो वो भैया राज्य राजा कहलाएगा ना, जब उसके पास कोई एरिया होगा, कोई राज्य होगा, तभी तो उस क्षेत्र का वो राजा कहलाएगा ना। तो राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी भी जरूरी नहीं है, तलवार भी होना जरूरी नहीं है, क्या पता उसके पास तोपें हों, बंदूकें हों। ठीक है ना। तो निम्न तर्क पर विचार करें, विचार कर तय करें कि दी गई अवधारणाओं में से उनमें से कौन से निहित है। अगला चलिए देखते हैं। एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया, फिर भी लोग फ्लाईओवर पर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक फ्लाईओवर बनाया गया 200 करोड़ की लागत से, यहाँ पर बोला गया फिर भी लोग वहाँ पर फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, निर्माण अवधारणाएँ मेरे हिसाब से सही होगा। क्योंकि अगर बेकार नहीं होता तो क्या कैसे कह भी सकते हैं। ठीक है, तभी तो मतलब कि उसके गिरने का डर होगा, इसलिए कोई जाता नहीं है शायद मेरे हिसाब से। फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। दोनों राइट होना चाहिए, देखते हैं, मेरा शायद गलत ही हो सकता है, गलत ही निकला, दोनों गलत हैं भाई साहब। ठीक है ना। तो अनुमान आपके क्या है, अवधारणाएं दोनों आपकी गलत निकली हैं। फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, वही तो मैं सोच रहा था कि फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है या नहीं बेकार, हम नहीं कह सकते, क्या पता कोई और रीज़न हो वहाँ पर कि ताकि लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है, ये भी गलत है। ओके, अगला देखते हैं।
यांत्रिक ऊर्जा का किनका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले 1 विलयन का पीएच स्तर डैश होगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो 7 जिसकी पीएच वैल्यू होती है तो वह न्यूट्रल होता है, ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है, और उसके पीछे जो जितने भी आते हैं 6 फिर 5 फिर 4 इस साइड अम्लीय हो जाता है, इस साइड दोस्तों 8 9 10 इस साइड दोस्तों क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इधर एसिड हो जाता है, इधर बेस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले 1 विलयन का पीएच स्तर होगा। तो जब भी दोस्तों हाइड्रोजन की सघनता होगी ना किसी विलयन में, तो उसमें वह क्या होगा दोस्तों, अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो दोस्तों 7 से उसकी वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है, 5 तो ठीक है। तो 7 से नीचे तो सभी हैं, तीनों हैं। सर आप कहेंगे कि सर कैसे हमें पता करना चाहिए? दोस्तों ये 10⁻⁻5 से पता कर सकते हैं हम, ठीक है, इससे 10⁻⁻5 से। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर 2:45 और 46 यानी कि 2:45 बजे शुरू की, और वह गंतव्य पर शाम 4:55 में पहुंच जाता है। अनित ने प्रणीत के 58 के बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य तक उसके 50 बाद पहुंच गया। अनित ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया? ओके, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि जो आपका ये प्रणीत है वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है ना। तो प्रणीत का सबसे पहले टाइम आप देखते हैं। तो प्रणीत अपनी यात्रा को चालू करता है, इतने बजे पहुंच जाता है, इतने बजे, तो ठीक है। तो 4:55 और 57, और ये शुरू कब से करता है? 2:45 और 46 में। तो उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से निकाल लेंगे। एक इधर से आपका 1 आ जाएगा, 5 यानी 11 सेकेंड, 0 1 10 मिनट, और 2 घंटे 10 मिनट और 11 सेकेंड में वो पहुँच जाता है प्रणीत। और आगे बोला गया है कि प्रणीत ने, जो अनीत है, प्रणीत के 58 मिनट 40 के बाद यात्रा शुरू करता है और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 के बाद पहुंच जाता है, ठीक है ना। यानी कि फ्रेंड्स आप देख ही रहे होंगे। ओके, तो ये दोस्तों इतने सेकंड के बाद चलता है वो, और इतने बाद में पहुंचता है वो। यानी कि यहाँ पर दोस्तों इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 11:08, यानी कि इतना टाइम ये क्या ले रहा है? ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा कि कम? कम ले रहा है, ठीक है ना, कम ले रहा है। तो इसमें दोस्तों आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो इधर 2 घंटे और 2 मिनट इसको टाइम लगेगा। ओके, 12 सेकंड भी लग रहा है। 2 घंटे 1 मिनट 12 सेकंड। तो अनीत ने अपनी पूरी यात्रा तय करने में कितना टाइम लिया, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है अपन। ओके, तो यहाँ पर बोला गया था कि जो प्रणीत है इसको कितना टाइम लग रहा था, पहले आपने निकाला था ना, कितना लग रहा था? 2 घंटे 10 मिनट और 11, ठीक है। ओके, 11 सेकंड इतना टाइम लग रहा था किसको? प्रणीत को। और जो अनीत है, प्रणीत के 8 मिनट 40 सेकंड के बाद यात्रा शुरू करता है, ठीक है ना। और जो तो यात्रा शुरू करता की और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 के बाद पहुंच गया। अनीत ने अपनी पूरी यात्रा करने में कितना समय लिया, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट सिंपल सा करते हैं हम, इधर पर सिंपल करते हैं कि कितने बजे वो शुरू करेगा। 0 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 4 10, ठीक है। 4 4 8 होता है, तो इधर पर आपका हो जाएगा 8,
86 हो जाएगा। इधर पर कितना हो जाएगा, 8 5 13, 5 4 9, 1 10, और इधर पर हो जाएगा आपका 2। ठीक, तो अब इसको दोस्तों जो है तो चेंज कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो इधर चेंज करेंगे तो 3 बजकर और 60 चले जाएंगे तो इधर 53 बचेगा, 54 कर दीजिए, और इधर पर बचेगा आपका 26। ठीक है, इतने बजे शुरू करता है, पहुँच कितने बाद जाता है, उन इतने सेकंड बाद पहुँचता है, यानी कि कितने टाइम पे पहुँच जाएगा वो, 3:0 और सेकंड कितने हो जाएंगे आपके 30 40। ठीक है, 40 सेकंड। अब उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से आप घटा दीजिए। ओके, ठीक है ना, ये नहीं यहाँ पर होगा, इसमें ऐड करेंगे ना 4:55 में, क्योंकि उतने बजे तो प्रणीत पहुँचता है, 4:55 और इसमें दोस्तों ऐड कर देंगे अपन लोग क्या, 58 मिनट और 40, नहीं 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 नहीं, क्या हो रहा है, 50 मिनट 29 सेकेंड। ओके, तो इधर से आपका क्या हो जाएगा, 9 7 16 और 5 2 7। ठीक है, तो 7 इसको दोस्तों 6 चला जाएगा उस साइड, तो इधर बचेगा 16। ठीक है, और इधर पे क्या हो रहा है आपका 105 हो रहा है। ठीक है ना, 106 हो जाएगा, 106 और चला जाएगा 60, तो बचेगा इधर 46, इधर हो जाएगा 5, तो 5:46 16। ठीक है, तो इतने बजे चलता है, इतने बजे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको अब दोस्तों हमें माइनस करना पड़ेगा, 5 46 और 16 में आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 54 और 26। ठीक है, तो घोच पोच तो हो ही गया है, पर यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, इससे यहाँ पर हासिल लेंगे तो इधर 76 हो जाएगा, 20 का भी होच पोच हो गया। बाकी इसका आंसर तो आसान है, 1 मिनट 12 सेकंड आ गया, 2 घंटे। ठीक है, याद रखना, आप याद क्या रखना कर लेना। प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा, आप सिंपल तो देख पा रहे हैं कि वर्ग है, सीधे 1 का वर्ग, देखो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो रहा है, 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डोवेराइनर त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फॉस्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। ठीक है, तो डोवेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है दोस्तों, जब भी किसी दोस्तों तत्वों को लेते हैं, तो जब उनके परमाणु द्रव्यमान को लेते हैं ना, तो क्या होता है कि जो 3 जैसे हमने लिए, ठीक है, जैसे ये ABC का लिए, तो जो A और C का जो औसत होगा ना परमाणु द्रव्यमान का, वो B के बराबर होगा, B के द्रव्यमान के। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो आर्सेनिक के बराबर हो जाएगा। जब दोस्तों आप फास्फोरस और एंटीमनी के लेंगे तो बीच में आपका आर्सेनिक आएगा। ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। एक कार्यालय में हमेशा रसोई, छत, कार, अधिकारी। ठीक है, कार्यालय में अथॉरिटी तो होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या दोस्तों परफेक्ट यहाँ पर नहीं निकले संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं पूछा गया, परिमेय पूछा गया यानी परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर जो भी दिया हुआ तो वो होना चाहिए। तो ये तो परफेक्ट नहीं होगा, ये भी परफेक्ट नहीं होगा, ये होगा परफेक्ट, यहाँ पर इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स। जब भी इस तरह दिया होता है आपको ये निकालना है, तो क्या करते हैं आप, p³ - 3p। ओके, तो 3p³ कितना हो जाए, 27 माइनस 3×3=9 यानी कि 18 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 8 अंकी संख्या ये है और 15 से पूरी तरह विभाजित है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है ना, तो आपकी संख्या क्या है, 13 6 p 5 7 8 5 15। ठीक है, ये हो गई। अब p का न्यूनतम वैल्यू पूछा गया और 15 से डिवाइड है ये। ठीक है, 15 से डिवाइड है यानी कि 3 और 5 से डिवाइड होगा, यानी कि हमें 3 से चेक करना है, 5 से तो है ही है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो
3 से डिवाइड होने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, इनके योग का जो है तो इन संख्याओं अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 या फिर 3 से 3 के मल्टीपल से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 3 और 6। ठीक है, और यहाँ पर 5 1 6 ये भी कट जाएगा, इधर 7 8 15 ये भी कट जाएगा। ठीक है, और 5 1 6 ये भी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमें दोस्तों 5 है, पी की वैल्यू दोस्तों मिनिमम मान निकालना है, तो 1 हो जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 हो जाएगा तो नहीं कटेगा, 3 हो जाएगा तो नहीं कटेगा, 4 हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, 5 4 9 होता है, 6 होगा तो नहीं कटेगा, 6 5 11 हो जाएगा, 7 होगा तो नहीं कटेगा, 7 होगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है 1 4 7 क्या है, तो 1 दिया हुआ है आपका ऑप्शन, तो सही हो जाएगा। और पाका क्या लिखा है, पाक कला में अपने योगदान के लिए वर्ष 2017 के लिए से ये हटाइए, बोर्ड मास का है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 4 10 सत्ते 70। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, तो दोस्तों गुजरात में दोस्तों सबसे ज़्यादा नहीं है, कहाँ पर हैं, गुजरात में, गुजरात में ही सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। फ्यूजीवी इकोनॉमिक ऑक्सफोर्ड, ये तो करंट अफेयर्स का है, बोर्ड मास के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस टाइम पे जिया थे, अब थोड़ा लेवल हाई ही हो जाएगा। इधर पर 3 और इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, इधर 20 19 हो जाएगा, 19 19 हो जाएगा, 19 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या है। ठीक है, तो गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स, ठीक है, जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो सेंट्रोमियर उसको बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इस कथन को सही मानकर तय करें कि निम्न कथन में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है। बोला गया कि इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया। ओके, तो इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई भी फंड आवंटन नहीं किया गया, यात्रा बीमा के लिए कोई भी फंड इस बजट में, इस वर्ष के बजट में नहीं निकाला गया। यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है भाई साहब। ओके, कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, ये नहीं कह सकते भाई साहब। ठीक है ना, ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, आपने तो इसमें नहीं दिया यात्रा के बजट। ठीक है, तो अगला देखते हैं। मेरे हिसाब से पहला राइट होना चाहिए, लेकिन गलत ही हम बार बार निकलते हैं। ठीक है, दोनों सही होंगी। क्या था, कोई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, हो भी सकता है, क्योंकि अगर सरकार ने नहीं दिया ना तो बजट में इस साल यात्रा बीमा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, क्या पता हो, और किसी क्षेत्र में अधिक उपयोगी रहा होगा रुपया लगाना, तो वहाँ यहाँ पर ना लगा के उधर लगा दिया। ठीक है ना, तो दोनों सही हो जाएंगे। उस आकृति के चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं आप कि जो है तो ब्लैक डॉट तो सभी जगह है के, और ये क्रॉस ओके समझ गए, ये जो क्रॉस वाले हैं तो ना ये क्रॉस में ही है। ठीक है, ये इधर भी क्रॉस में है, लेकिन इधर क्रॉस में नहीं है, इधर भी क्रॉस में है, तो आपका मेरे हिसाब से सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा ऑप्शन, कार्बन के निम्न अपर रूप में धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कोक का उपयोग अपचयन जो है तो के रूप में किया जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के सही तरह से मेल कर पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेल कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, और कैसे करेगा, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं कैसे करेगा। ऑप्शन तो है हमारे यहाँ क्योंकि पास में। देखो सबसे पहले लाइन कैसे बनेगी आपकी, ये तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है ना, और ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, और यहाँ पर कुछ कमी है, इधर इधर ही आएगी ना, एक फिर एक थोड़ा, फिर अगल बगल हो गई, बीच में ही आएगी। पहले अच्छा कितने बॉक्सेस, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 4 3 4, या 3 बनेंगे,
काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। ध्यान देना, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईजी है, पर आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं उस बच्चे ने भी क्या किया था। देखो जैसे अब देखते हैं उसका आंसर, जिसने चौथे राइट है, लेकिन उसने क्या किया था, देखते हैं क्या किया उसने, चौथा किया, मतलब कि वो काफ़ी सही था बच्चा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर इसका जो है तो ये दिया है, तो इसके बराबर इतना करने पर क्या होगा, ठीक है ना। तो चाहे तो आप सिंपली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ओके। बाकी रीजनिंग नहीं है, मैथ का ही है क्वेश्चन एक तरह से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 31 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 23 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव का भी खेल बोला होगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर समझ रहे होंगे कि नीचे जो है तो 4 जीरो आ जाएंगे, ऊपर आपका 1 जीरो, यानी कि 3 अंक के बाद आपका दशमलव आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय लें कि इसमें से कौन सी अनुमान निहित है। भाई साहब इसमें हम 2 बार क्वेश्चन आए ना, 2 बार रॉन्ग ही निकले हैं, तो इसलिए कहते हैं दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। CBT 1 और CBT 2 में LP के, तो अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है, ओके। तो अब आगे बोला गया है कि यदि आप एक शास्त्रीय नृत्य हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है, ओके। तो हमें एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है, अब इसी बात है, जब तो वो बोल रहे हैं यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। अब इसी बात है कि हमें एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है, तभी तो तर्क दे रहा है। आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं, आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं। कंफ्यूजिंग भाई, मेरे हिसाब से पहला ये राइट हो जाएगा, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। देखो हाँ, पहला इस बार राइट निकला, ठीक है, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। हम थोड़ी हैं वो कह रहे हैं बाकी आपकी हमें आवश्यकता है, बाकी ये थोड़ी है कि हम जो पढ़ेंगे वो विज्ञापन तो हमें होंगे ही वो शास्त्रीय नृत्य। नीचे दिए गए चित्र में यहाँ पर कितने त्रिभुज है बताना है आपको। तो ये सिंपल है, आपका यहाँ पर 1 2 3 हो जाएंगे, इधर से भी 1 2 3 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6, और इधर पे आप बड़ा वाला ले लीजिएगा, ठीक है। 6 बड़ा वाला, 7 हो जाएंगे, इधर 8 हो जाएंगे, ओके। और ये आपका 9 हो जाएगा, और इस साइड से आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर 11, इधर 12, और एक 13, एक 14, ठीक है। मेरे हिसाब से 14 इसका आंसर होना चाहिए, ओके। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है कि बैकफील्ड शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो अक्षर ऐप के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा आएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर छोटा सबसे देखें कि आपका क्या है, A, फिर यहाँ पर B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है, फिर F है, फिर I है, ठीक है, I है, J नहीं है, K है, L है, ठीक है। तो बोला गया है ऐप के दाहिनी ओर दूसरा K होगा, ठीक है। एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं, जिनमें पहली 2 किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित रहे। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी, रावण पर। उस चित्र का चयन करें, ठीक है, जो संबंधित नहीं है समूह से। देखो ये परफेक्ट जा रही हैं, ठीक है, परफेक्ट इनकी दोनों तरफ जा रही हैं, क्या रही हैं, इसकी भी परफेक्ट जा रही है, इसकी भी परफेक्ट जा रही है, लेकिन इसकी भी यहाँ तक तो सही है, ये परफेक्ट गई, लेकिन इसकी परफेक्ट एक नहीं निकली है, ठीक है ना। तो C आपका जो है तो अलग हो जाएगा। छात्रों के एक समूह में ने किसी परीक्षा में भाग लेने के बाद में देखा कि परीक्षा देखकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ, ठीक है। 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुए। नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह के अंक औसत 3 बढ़ जाते हैं। तो नए छात्र का प्राप्तांक समूह वाले अंक से ज़्यादा है,
ठीक है। तो यहाँ पर पहले दोस्तों कितने थे, 6 थे। और मान लेते हैं पहले उनका दोस्तों क्या था, 6 छात्र थे। और बोला गया कि किसी परीक्षा में भाग लिए 6 लोगों ने। बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ। एक नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत 3 बढ़ गया। ओके, तो मान लेते हैं 6 लोग पहले थे, अब एक और बढ़ गया। पहले इनका समूह था एक्स, ठीक है ना। पहला था इसका एवरेज एक्स, और यहाँ पर अब अगर ये जुड़ गया बंदा तो x+3 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते। इधर 3, इधर क्या हो जाएगा 3, इधर 18 हो जाएगा। ये छोटा है तो ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि ये 16 आ जाएगा आपका। क्या आएगा, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बेसिक से करते हैं। जो लैंग्वेज बोल रहा है वही से करते हैं। तो यहाँ पर नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत 3 बढ़ जाता है। समूह का अंक औसत दोस्तों क्या बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। तो 6 छात्र को अंक का योग 6x हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर दोस्तों जब वो तीसरा जो तो एक लास्ट बच्चा जुड़ जाता है बाद में, तो वहाँ पर 7 बच्चे हो गए, ठीक है ना। और उनका जो है तो एवरेज कितना होता है, इतना हो जाता है। ओके, नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज़्यादा है, ये कहीं ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पहले का जो तो 6x था। अच्छा यार, गजब का क्वेश्चन है यार, जब से हम यही सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत 6x था, ठीक है। पहले के औसत के अंक से कितना ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है, ठीक है। अब औसत 7x हो गया, तो पहले से कितना ज़्यादा हो गया, 21 अंक। अच्छा क्वेश्चन है यार, गजब का। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 28 से घटाए जाने पर प्राप्त जो है तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, तो सबसे पहले आपको 28 लिखना है और इसके आसपास जाना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग होता है। तो आप चाहेंगे तो 70 के पास जाएंगे। 70 के पास कैसे चले जाएंगे, किसके पास जा सकते हैं आप, 50 के पास जाएंगे तो 2500 हो जाएगा आपका, ठीक है। 55 के पास जाएंगे तो 25 और 30 ये हो जाएगा, यानी कि जो है तो 55 और 50 के बीच में रहने वाला है, ठीक है ना, 28 के आसपास। तो आप मेरे हिसाब से 51 लेके देखिए। 51 लेंगे तो आप यहाँ पर 0 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो इधर 1 और 0 6 1, ठीक है ना। तो 26 से 1 हो रहा है, 52 भी ले लीजिए। 52 पर क्या होता है 25 0 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है ना। तो 4 0 और 7 2, ठीक है। तो ये हो रहा है 2704। 53 का भी ले लीजिए भाई साहब, जब ले रहे हो तो सभी का देख लीजिए पास में पहुंच जाए। 25 0 9 और 3 9 अपना 45, तो 9 5 9 2 2959। तो निम्नलिखित कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 28 से घटाया जाए तो वह प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हुई। तो अगर आप 59 घटा देते हैं ना तो कितना हो जाएगा, 2731 हो जाएगा। 2731 किसका होता है, 51 का ही होता होगा भाई साहब।
25, 01, 5 दूनी 10। क्या यार, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी? पूर्ण वर्ग होगी तो 2731 ही तो हो रहा है ना भाई साहब। क्वेश्चन अच्छे हैं सारे। 2731 देखो हो जाएगा जब 59 घटाएंगे। आप ऑप्शन के आधार पर ही चलें तो किसी का वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा। 51 का वर्ग जब आप करने बैठते हैं तो 25 हो जाएगा, 55, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 01, और इधर 5 दूनी 10 तो 1 0 6 2 26 से 1 हो रहा है यार। अब जब 52 का लेते हैं आप तो 25 0 4, ठीक है ना, और 5 दूनी 10 दूनी 20। ओके, तो 4 इधर हो गया, 0 7 2, यानी कि आपको 96 घटाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये गलत है, 96 होगा। 96 आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर चौथा दिया 96, सही दिया यार, वो गलत है कि यही जो हम सबसे सोच रहे हैं। ठीक है, 96 ही होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक कोड में यदि डॉग को इतना लिखा जाता है तो सिंपल सा यहाँ पर जो तो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दी हुई है वही आप लिख दीजिए। तो मैथ क्या होगा 13 1 20। अगला लास्ट क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला का लुप्त पद चुने तो पी से आप यहाँ पर Q और R और S, ठीक है, G H I J S J। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, और दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को भी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद और थैंक यू सो मच।